तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक इंसिशनल हार्निया। तो इंसिशनल हार्निया क्या है देखिए। तो इंसिशनल हार्निया जानने से पहले आज हम लोग हार्निया किसको बोलते हैं वो आज हम लोग जान लेंगे। तो हार्निया क्या है देखिए। हार्निया मतलब जब हमारा बॉडी का किसी भी ऑर्गन और किसी भी ऑर्गन का किसी भी पार्ट टिश्यू जब अपना जगह छोड़ के सराउंडिंग कुछ एरिया में चला जाता है, दूसरा जगह में चला जाता है, तब उसको हार्निया बोला जाता है। जैसे हमारा एब्डोमेन में बहुत सारा ऑर्गन रहता है, जैसे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, पैंक्रियास, लीवर, ये सभी ऑर्गन रहता है। लेकिन जब हमारा एब्डोमिनल कुछ इंटेस्टाइन अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह चला जाता है, तब उसको हार्निया बोला जाता है। जैसे देखिए हमारा ये हार्निया होता कैसे देखिए। ये है हमारा एब्डोमेन, और एब्डोमेन में क्या होता है, सबसे ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे एब्डोमिनल मसल है, और एब्डोमिनल मसल के नीचे एब्डोमिनल ऑर्गन है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी। लेकिन जब हमारा एब्डोमिनल मसल किसी भी जगह किसी भी पार्ट वीक हो जाता है और किसी भी छेद हो जाता है, कोई छेद से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, तब उसको हार्निया बोला जाता है। और यही जब स्किन, जब हमारा इंटेस्टाइन हमारा एब्डोमिनल मसल से बाहर आ जाता है और स्किन के नीचे जम जाता है, तो जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, तो एक बाल्ज, एक बैग जैसा दिखता है, तब उसको हार्निया बोला जाता है। आप ये फोटो के थ्रू देख सकते हैं, ये है हमारा नॉर्मल एब्डोमेन, और एब्डोमेन के नीचे ऐसे इंटेस्टाइन रहता है। लेकिन जब ऐसे एब्डोमिनल मसल वीक हो जाता है, देखिए इधर छेद हो गया और यही छेद से इंटेस्टाइन बाहर आ गया, तो ऐसे जब बाहर आ जाता है, तब हम लोग बाहर से देखते हैं तो स्किन के नीचे हमारा कुछ फूला हुआ, कुछ ऐसे कुछ बैग जैसा, पाउच जैसा दिखता है, जिसको हार्निया बोला जाता है। और यही हार्निया हमारा इंटेस्टाइन एब्डोमेन का बहुत सारा पार्ट से, बहुत सारा जगह से निकलता है, तो उसके बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे आप ये फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये है बहुत तरह का हार्निया। देखिए तो इसका जगह के बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है। तो इधर हमारा फ्यूमर बोन रहता है, हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है फ्यूमर बोन, और यही फ्यूमर बोन के साइड पे हार्निया हुआ, इधर से इंटेस्टाइन बाहर आ गया, तो इधर देखिए बाल्ज जैसा, बैग जैसा क्रिएट हुआ। तो इधर फ्यूमर बोन के साइड में हार्निया हुआ, इसीलिए इसको फ्यूमरल हार्निया बोला जाता है। इधर यूंगेनल एरिया में हार्निया हुआ, इसीलिए इसको इंग्यूनल हार्निया बोला जाता है। ओम्बुलिकल एरिया में हार्निया हुआ, तो इसीलिए इसको ओम्बुलिकल हार्निया बोला जाता है। उसके बाद और एक हार्निया आता है हाइटस हार्निया। उधर क्या होता है, नॉर्मली पेशेंट, नॉर्मली हम लोग आदमी का सभी आदमी का क्या होता है, स्टोमक डायफ्राम का नीचे रहता है। लेकिन जब किसी भी कारण पे डायफ्राम का एक ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग को हाइटस बोला जाता है, और वही हाइटस से स्टोमक कभी कभी क्या होता है, ऊपर चला जाता है, थोरासिक कैविटी में चला जाता है, अपना जगह छोड़ के स्टोमक दूसरा जगह में चला जाता है, तब उसको हाइटस हार्निया बोला जाता है। तो हाइटस हार्निया को लेके हम लोग एक पिछले एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके देख सकते। तो ऐसे ही जब हमारा एब्डोमिनल कैविटी का किसी भी ऑर्गन अपना जगह छोड़ के आसपास में दूसरा जगह में चला जाता है, तब उसको हार्निया बोला जाता है। तो ये सभी होता है हार्निया। तो इंसिशनल हार्निया क्या है, तो इंसिशन माने क्या है, इंसिशन मतलब होता है कुछ कट करना, और सर्जरी हुआ तो उसको इंसिशन बोला जाता है। जैसे डॉक्टर लोग कुछ सर्जरी के टाइम पे इंसिशन करता है ना, तो ऐसे इंसेशनल सर्जिकल स्कार हुआ, पहले सर्जरी हुआ, ऐसे जगह में जब हार्निया हो जाता है, तब उसको इंसिशनल हार्निया बोला जाता है। देखिए एक आपको फोटो के थ्रू आप ये फोटो में देख सकते, इधर पहले कुछ सर्जरी हुआ था, और यही सर्जरी हील हो जाने के बाद एब्डोमिनल मसल कुछ दिन के बाद शायद वीक हो गया, इन्फेक्शन हुआ, किसी भी वजह से जब एब्डोमिनल मसल वीक हो गया और उसी जगह में हार्निया का क्रिएट हुआ, तब इसको इंसिशनल हार्निया बोला जाता है। ठीक है, इंसिशनल हार्निया मतलब क्या है, किसी भी ओल्ड स्कार, किसी भी ओल्ड सर्जरी हुआ, इंसिशन हुआ, इसी जगह में जब हार्निया क्रिएट होता है, तब उसको इंसिशनल हार्निया बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, हार्निया इज ए कंडीशन इन व्हिच एन ऑर्गन और टिश्यू प्रोट्रैक्ट थ्रू ए वीक ओपनिंग और मसल। तो क्या बोल रहा है, हार्निया एक ऐसे कंडीशन है जिसके अंदर हमारा किसी भी ऑर्गन और टिश्यू
क्या होता है, पोर्ट्रेट होके, मतलब ऐसे बाहर आ जाता है, निकल के बाहर आ जाता है, किसी भी ओपनिंग से, किसी भी वीक मसल से जब बाहर आ जाता है तब उसको हार्निया बोला जाता है। इट मे लुक लाइक एन बल्ज दैट कम एंड गोस ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो ये क्या होता है, एक बैग जैसा स्किन के ऊपर से जब हम लोग देखते हैं तब एक बैग जैसा, एक पाउच जैसा दिखता है, और यही पाउच कभी कभी कुछ काम करने के टाइम एब्डोमिनल बाहर आ जाता है, फिर से अंदर चला जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था, जब यही पेशेंट का हार्निया हुआ तो हम लोग जब हार्निया के ऊपर दबाते हैं तब इंटेस्टाइन पेट के अंदर चला जाता है, और ये जो पैक जैसा, ये जो बाउच जैसा, ये जो बाल्च, जो पाउच जैसा होता है, ये पाउच गायब हो जाता है। फिर से जब हम लोग छोड़ देते हैं इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। देखिए, an incisional hernia is a type of hernia where abdominal organ or tissue protrude through previous surgical incision or abdominal wall। तो क्या होता है, इंसिशन हार्निया एक टाइप का हार्निया है, एक टाइप का हार्निया है जिसके अंदर हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन का जो टिश्यू है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल ऑर्गन, क्या होता है, किसी भी प्रीवियस आगे पहले हुआ सर्जरी और इंसिशन से बाहर आ जाता है, एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ जाता है, तब उसको इंसिशनल हार्निया बोला जाता है। उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एन इंसिशनल हार्निया इज ए मेडिकल कंडीशन डेवलप व्हेन द मसल और टिश्यू of the abdomen not heal properly after surgery and leaving a weak scar from where intestinal tissue protrudes from and forms a pouch like structure। तो इंसिशनल हार्निया मतलब एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जब डेवलप होता है, कब डेवलप होता है, जब हमारा मसल, एब्डोमिनल मसल और टिश्यू कुछ सर्जरी के बाद हील नहीं होता है प्रॉपरली, और उधर में एक स्कार रह जाता है, और वही स्कार से, वही एब्डोमिनल मसल जब वीक हो जाने से उधर से हमारा इंटेस्टाइनल टिश्यू और इंटेस्टाइन पोर्ट्रेट होके बाहर आ जाता है और एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तब उसको हम लोग इंसिशनल हार्निया बोलते हैं। और यही आप देखेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर, इंसिशनल हार्निया होने का क्या क्या कारण है। तो क्या क्या कारण है, पोर वुंड हीलिंग आफ्टर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद हमारा एब्डोमेन का मसल ठीक से हील नहीं होता है, तो उधर से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है बाद में। तो जब हमारा पेट का कुछ सर्जरी होता है, वुंड ठीक से हील नहीं होता है, तब इंसिशनल हार्निया होता है। उसके बाद इन्फेक्शन एट द सर्जिकल साइट। तो जिधर सर्जरी हुआ था उस टाइम पे हील ठीक से नहीं हो रहा है, उधर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उधर से भी हमारा इंसिशनल हार्निया हो सकता है। उसके बाद एजिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ इंसिशनल हार्निया बिकॉज पीपल ओवर 50 ईयर एज मसल लूज इलास्टिसिटी। तो जब हमारा पेशेंट का एज हो जाता है, एज होने की वजह से उसका हार्निया होता है। तो एज होने की वजह से हार्निया क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा मसल का जो टोन रहता है, इलास्टिसिटी, जो टाइटनेस रहता है, जब उम्र हो जाता है, 50 साल के ऊपर हो जाता है, तब हमारा एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल कैविटी में मसल उतना नहीं रहता है। आप देखेंगे कितना बड़ा हो जाता है एब्डोमिन, तो क्या होता है, फैट जम जाता है। तो एब्डोमिनल जो मसल है उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, और जिसके वजह से हार्निया का क्रिएट होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पार्सिस्टेंट प्रेशर ऑफ इंटेस्टाइन। जब ओबेसिटी के वजह से, एज होने की वजह से, जब आदमी हेल्दी हो जाता है, फैटी हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है, उनका इंटेस्टाइन भी बड़ा हो जाता है, और इंटेस्टाइन का प्रेशर आता है एब्डोमिनल मसल के ऊपर, और उसी टाइम पे उधर कुछ ऊंट है, स्कार है, तो एब्डोमिनल मसल छेद हो जाता है और उससे इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, और ऐसे ही इंसिशनल हार्निया हो जाता है। उसके बाद क्रॉनिक कॉफिंग और वोमिटिंग इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर व्हिच लीड टू इंसिशनल हार्निया। तो जब हम लोग ज़्यादा कफ करते हैं, वोमिटिंग करते हैं, इसके वजह से हमारा एब्डोमेन के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है, इंसिशनल हार्निया हो जाता है। उसके बाद हेवी लिफ्टिंग टू सून आफ्टर सर्जरी। सर्जरी हुआ और एब्डोमिनल मसल अभी अभी हील हुआ, उस टाइम पे हम लोग क्या, कुछ हेवी वेट लिफ्टिंग करेंगे, हेवी वेट उठाएंगे, तो हमारा इंटेस्टाइन के अंदर प्रेशर आएगा, हमारा पेट के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर आएगा, और उससे क्या होता है, वहीं सर्जिकल साइड से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है और हमारा इंसिशनल हार्निया होता है। उसके बाद ओबेसिटी, वहीं
ज़्यादा हेल्दी हो जाने से, ज़्यादा फैटी हो जाने से इंटेस्टाइन सब कुछ आकृति में बढ़ जाता है और इसके वजह से एब्डोमिनल वॉल के ऊपर प्रेशर आता है और इंसिशनल हार्निया हो जाता है। उसके प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी भी इंसिशनल हार्निया का कारण हो सकता है। मान लीजिए कुछ पेशेंट पहले सर्जरी हुआ है और सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, तो ऐसा पेशेंट ठीक से वुंड हीलिंग नहीं हुआ उस टाइम, फिर भी उसके बाद वो माँ प्रेग्नेंट हो जाता है, तो क्या होता है, प्रेग्नेंट होता है तो यूट्रस धीरे धीरे साइज में बड़ा हो जाता है और बच्चा का ग्रोथ होने लगता है। तो इससे क्या होता है, पेट के अंदर एब्डोमेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है और इसके कारण पे इंटेस्टाइन वहीं छेद से बाहर आ जाता है, जिससे हार्निया का क्रिएट होता है। इससे इंसिशनल हार्निया हो जाता है। तो प्रेगनेंसी भी इंसिशनल हार्निया होने का एक कॉजेज है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम, आपको क्या क्या सिम्टम दिखता है इंसिशनल हार्निया में? फास्ट ये बाल्ज और स्वेलिंग नियर सर्जिकल स्कार। तो हम लोग जब भी पेशेंट आता है फास्ट हम लोग देखते हैं पहले कुछ स्कार है, कुछ सर्जरी हुआ है और उसी जगह में बाल्ज एक बैग जैसा है, एक कुछ फूला हुआ स्वेलिंग, कुछ मास जैसा है। तो इससे हम लोग को पता चलता है उसका सर्जिकल उसको इंसिशनल हार्निया हुआ। उसके बाद ये बाल्ज में भी विजिबल व्हाइल कॉपिंग और ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं है जो बाल्ज जो बैग जैसा होगा स्किन के ऊपर वो हर टाइम रहेगा, ऐसा नहीं है। जब पेशेंट कॉपिंग करता है, कुछ हेवी लिफ्टिंग करता है, कुछ एक्टिविटी करता है, उस टाइम पे हो सकता है वो बाल्ज दिखता है, उसके बाद फिर से बाल्ज नहीं दिखता है। क्योंकि मैं पहले ही बोला था, जब वीक पॉइंट से कभी कभी इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है तो हम लोग को बाहर से बाल्ज दिखता है, उसके बाद इंटेस्टाइन अंदर चला जाता है तो बाल्ज नहीं दिखता है। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को बाल्ज दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि जब एब्डोमिनल मसल में इन्फेक्शन है, इंजुरी है, तो पेन तो होगा ही। तो एब्डोमिनल पेन दिखता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, जब पेट में इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होके बाहर आ गया तो इंटेस्टाइन के अंदर खाना ठीक से नहीं जाता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट नहीं होता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना नहीं जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, इंटेस्टाइन जब जब एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ जाएगा तब भूख भी नहीं लगेगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब पेशेंट का भूख नहीं लगेगा। उसके बाद वहीं पेट में इन्फेक्शन होने के कारण पे इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होने के वजह से उधर से खाना नहीं जा रहा है, पेट में गैस्ट्रिक बन रहा है, तो इसके कारण पे वोमिटिंग भी हो सकता है। उसके बाद जब खाना नहीं जाएगा, खाना आगे इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम पे नहीं आएगा और मोशन पास नहीं करेगा, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होने का भी चांसेस है। तो ये सभी हम लोग को सिम्टम इंसिशनल हार्निया में दिखता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, ये इंसिशनल हार्निया हमारा बॉडी में कैसे होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या होता है, पोर वुंड हीलिंग और इन्फेक्शन एट द प्लेस ऑफ ओल्ड सर्जरी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पेट में कुछ सर्जरी हुआ तो वहीं इंसिशनल जगह में क्या होता है, वुंड ठीक से हील नहीं होता है और इधर उधर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके कारण पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में डिफेक्ट ऑफ इन द एब्डोमिनल मसल, उधर एब्डोमिनल मसल हील नहीं होता है, इन्फेक्शन होता है, तो इसकी वजह से डिफेक्ट होता है। और डिफेक्ट होता है तो वीकेंड टिश्यू, तो एब्डोमिनल जो टिश्यू है उधर का टिश्यू वीक हो जाता है, दुर्बल रहता है। उसके बाद इंक्रीज इंटेस्टाइनल प्रेशर, और उसके ऊपर इधर हमारा एब्डोमेन का जो मसल है, एब्डोमेन का मसल वीक है और ऊपर से हमारा इंटेस्टाइन का प्रेशर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल टिश्यू पोर्ट्रेट, और इसके थ्रू इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। एब्डोमिनल मसल जिधर छेद हो जाता है और उससे थ्रू एब्डोमिनल इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है और इसको ही इंसिशनल हार्निया बोला जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी के बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो हम लोग क्या क्या टेस्ट करेंगे, कैसे हम लोग डायग्नोस्ट करेंगे इंस्टीट्यूशनल हार्निया हुआ। तो इधर हम लोग को टेस्ट से ज़्यादा फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, पाल्पेशन प्रिक्वेशन करेंगे, सामने से देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर कुछ सर्जिकल स्कार है और उधर कुछ बाल्ज जैसा है, हार्निया हुआ है। तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन से ही 90% पता कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग कंफर्म करने के लिए, कुछ टेस्ट करने के लिए यूएसजी कर सकते हैं, यूएसजी के थ्रू हम लोग को पता चल सकता है। सीटी एब्डोमेन कर सकते हैं। उसके बाद
हम लोग पेशेंट का इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, जो स्कार हुआ उसके वजह से पेट में कुछ इन्फेक्शन फैला कि नहीं, बॉडी में ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, वो जानने से वो जानने के लिए हम लोग सीबीसी, टोटल ब्लड काउंट, सीआरपी इन और ये सभी ब्लड टेस्ट करेंगे उसका इन्फेक्शन हुआ कि नहीं रूल आउट करने के लिए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। हम लोग पेशेंट को मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग 3 पॉइंट आएगा। एक तो है मेडिकल मैनेजमेंट, क्या क्या मेडिसिन देंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट, कैसे कौन कौन सर्जरी हम लोग कर सकते, करके ठीक कर सकते, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम लोग नर्स है, तो नर्स के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में कई है, देखिए देखिए ये जो बीमारी है हार्निया, ये आप लोग कुछ मेडिसिन दे के वही एब्डोमिनल मसल को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसका असली जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। लेकिन जब पेशेंट का वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, पेट में दर्द होता है, तो तब सिम्टम को मैनेज करने के लिए हम लोगों को मेडिसिन देना पड़ता है। तो हम लोग क्या क्या मेडिसिन देंगे, देख लीजिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एंटीपायरेटिक मेडिसिन टू रिड्यूस पेन। तो पेशेंट का दर्द कम करने के लिए, एब्डोमेन का दर्द कम करने के लिए कुछ पेन किलर देंगे, जैसे पैरासीटामोल हो सकता है आपका ट्रामाडोल हो सकता है, वास्कोपेन हो सकता है, ये सभी मेडिसिन देंगे। उसके बाद प्रोवाइड एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एब्डोमिनल इंटेस्टाइनल टिश्यू पोर्ट्रेट होके बाहर आ गया, एब्डोमिनल ओशन, एब्डोमिनल वॉल पे कुछ ओपनिंग हुआ है, तो हो सकता है कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन भी स्टार्ट करेंगे। प्रोवाइड एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन टू रिड्यूस गैस्ट्राइटिस। तो जब इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर खाना ठीक से फ्लो नहीं होता है, इसके वजह से इंटेस्टाइन के अंदर खाना रह जाता है, स्टोमक में खाना रहता है, इससे गैस्ट्रिक होने का चांसेस होता है। इसीलिए हम लोग गैस्ट्रिक का दवाई देंगे, उसका खाना नहीं देंगे, एनपीओ नथिंग फ्रॉम माउथ करेंगे। पेशेंट को कुछ खाना देंगे तो और भी गैस्ट्रिक होने का चांसेस रहता है, तो हम लोग गैस्ट्रिक का मेडिसिन देंगे और खाना नहीं देंगे। उसके बाद प्रोवाइड एंटी इमेटिक मेडिसिन टू प्रिवेंट वोमिटिंग। हम लोग कारण पे ही देखा था, जब पेशेंट का ज़्यादा वोमिटिंग होता है, जब हेवी लिफ्टिंग करता है, ज़्यादा कॉफिंग करता है, इसके वजह से भी सर्जिकल पॉइंट से इंटेस्टाइन बाहर आ सकता है, इंटेस्टाइनल हार्निया हो सकता है, इंसिसियोनल हार्निया हो सकता है। इसीलिए हम लोग वोमिटिंग को रोकेंगे, और वोमिटिंग रुकने के लिए एंटी एमिटिक इंजेक्शन देंगे, जैसे ओंडेसेट्रन आता है, वो मेडिसिन हम लोग देंगे। उसके बाद प्रोवाइड आईवी फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो जब इंसिशनल हार्निया लेके पेशेंट एडमिट होता है, तब उसका खाना बंद होता है, एनपीओ नथिंग फ्रॉम माउथ, नील फ्रॉम माउथ। हम लोग पेशेंट को जब कुछ खाना नहीं देंगे तो उसको एनर्जी कहाँ से आएगा, इसीलिए हम लोग उसको आईवी फ्लूइड देंगे, डिहाइड्रेशन कम करने के लिए, एनर्जी देने के लिए उसको हम लोग आईवी फ्लूइड देंगे। तो ये सभी मेडिसिन देंगे। उसके बाद सर्जरी, देखिए हार्निया में, सभी हार्निया में सर्जरी उसका मेन असली ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जरी के अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ओपन हार्निया रिपेयर जो होता है सर्जरी कर सकते हैं। देखिए देखिए तो ऐसे ही जिधर हार्निया होता है वहीं एब्डोमिनल वॉल को काट के ऐसे उधर ऊपर से सुचरिंग करना, तो ये एक सर्जरी होता है। सुचर करके जो इंटेस्टाइन एब्डोमिनल मसल से बाहर आ जाता है, वहीं पार्ट को फिर से एब्डोमिन के अंदर डाल के एब्डोमिनल वॉल को सिलाई करके, सुचरिंग करके उसके ऊपर फिर से स्किन को भी सुचर करके हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हार्निया को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद लैप्रोस्कोपिक हार्निया रिपेयर, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा इंसेशन करके उसके द्वारा कुछ स्कोप अंदर डाल के पेट के अंदर, पेट में कुछ सर्जरी किया जा सकता है। नॉर्मली जो हम लोग हार्नियोप्लास्टी करते हैं और लैप्रोस्कोपिक हार्नियो रिपेयर करते हैं, ओपनिंग हार्नियो रिपेयर करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो जब इन हार्निया हो जाता है ना, तो इंटेस्टाइन ऐसे, देखिए इंटेस्टाइन हमारा एब्डोमेन से ऐसे बाहर आ जाता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एब्डोमेन के ऊपर एक काट लगाता है, उसके बाद डॉक्टर इंटेस्टाइन को पेट के अंदर एब्डोमिनल मसल के नीचे भेज देता है, नीचे डाल के उसके बाद जो एब्डोमिनल जो मसल है, देखिए इधर ये जो एब्डोमिनल मसल है ना, पहले इसको सिलाई करता है, उसके बाद इधर सुचरिंग करने के बाद जो ऊपर का जो स्किन है उसको रिपेयर कर देते हैं।
और इससे नहीं होता है तो क्या होता है, दूसरा एक तरीका होता है, कुछ जाली जैसा कुछ मेडिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक तार जैसा जाली जैसा होता है। देखिए ऐसे आपको देखेंगे, ये जो जाली जैसा है ना, ये जाली ऐसे लगा देते हैं, तो जिधर से इंटेस्टाइन बाहर आता है, जो एब्डोमिनल मसल छेद होता है, उधर एक जाली रख देंगे तो क्या होता है, बाद में जब इंटेस्टाइन इधर आने का कोशिश करेगा, तब यही जगह यही ऑब्जेक्ट उसको रोकेगा। इसीलिए एक जाली जैसा आता है, यही जाली को काट के वहीं यही जाली को इंटेस्टाइन वहीं जाली को एब्डोमिन में इंसेशन करके एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स करके ऊपर से एब्डोमिनल वॉल को सुचर करके, उसके बाद एब्डोमिनल स्किन को सुचर करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ओपन हार्नियोप्लास्टी करके हार्निया इंसिशनल हार्निया को मैनेज किया जाता है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग नर्स का क्या क्या करना होता है, तो ऐसे वाइटल साइंस, जब पेशेंट प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, घर में रहता है, तब पेशेंट का अलग से ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है, तब हम लोग क्या क्या करेंगे, एसेस वाइटल साइंस, उसका वाइटल साइंस चेक करेंगे एवरी आवरली, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेट में उसका दर्द हो रहा है और हर्निया हुआ तो उसके हिसाब से हम लोग उसका पोजीशन देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं और सुपाइन पोजीशन दे सकता है, हेड थोड़ा एलिवेट कर सकते हैं, बेड 30 डिग्री एलिवेट करके कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम, जो डॉक्टर पेन किलर, जो एंटीबायोटिक जो भी मेंशन करेंगे सर्जरी के पहले जो भी देना होता है, वो हम लोग टाइम टू टाइम देंगे। उसके बाद प्रोवाइड हाई प्रोटीन कंटेंट फूड। तो जब ये फूड हम लोग नहीं देंगे, पहले हम लोग एनपीओ मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा, तब उसको हम लोग प्रोटीन है ऐसा खाना देंगे। प्रोटीन डिश क्यों देंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद वुंड हील होने के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन हेल्प करेगा। लेकिन जब पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा, उस टाइम पे हम लोग नील फ्रॉम माउथ करेंगे, एनपीओ रखेंगे पेशेंट को, क्योंकि जो हम लोग खाना देंगे उससे पेशेंट का और भी गैस्ट्रिक होने का चांसेस रहेगा, पेट में दर्द होने का चांसेस रहेगा, और सर्जरी के लिए हम लोग को एनपीओ का ज़रूरत होता है, इसीलिए हॉस्पिटल में कुछ खाना नहीं देंगे। उसके बाद रेगुलर ड्रेसिंग टू बी डन, जो सर्जरी होने के बाद पेशेंट का जो वुंड रहेगा, वही वुंड को अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एसिस द सर्जिकल वुंड फॉर इन्फेक्शन, वहीं इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, कुछ दिक्कत हो रहा है कि नहीं, वुंड ठीक से ड्राई हो रहा है कि नहीं, चेक करेंगे, एसेस करेंगे। उसके बाद प्रोवाइड प्रोवाइड फाइबर रिच डाइट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। उसको उस टाइम पे हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद हम लोग कुछ हाई फाइबर है ऐसा खाना देंगे, ग्रीन वेजिटेबल है ऐसा खाना देंगे, जिससे इजीली उसका मोशन पास हो, इजीली गैस्ट्रिक ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये सभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने के टाइम पे हम लोग क्या क्या एडवाइस करेंगे, एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड हेवी लिफ्टिंग, वोमिटिंग। तो हम लोग एब्डोमिनल मसल उस टाइम पे लूज रहता है, नया नया तैयार होता है, इसीलिए उस टाइम पे हेवी लिफ्टिंग करना, कुछ वोमिटिंग, खांसी ज़्यादा करना, ये सभी फिर से इंसिशनल हर्निया होने का चांसेस रहता है। तो ये सब ना करने के लिए बताएंगे। ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, तो हॉस्पिटल आने के लिए एडवाइस करेंगे। उसके बाद एडवाइस पेशेंट टू कम हॉस्पिटल इमीडिएटली इफ एब्डोमिन पेन, वोमिटिंग, फीवर और एनलार्जमेंट ऑफ हार्निया ऑकर्स। और एडवाइस करेंगे पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के लिए। पेशेंट तो कुछ वोमिटिंग हुआ, एब्डोमिनल पेन और फीवर हुआ, और हार्निया फिर से हो रहा है, सर्जिकल साइड में फिर से एनलार्ज हो रहा है, ऐसा दिखता है, तो पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल में आने के लिए एडवाइस करेंगे। तो ऐसे ही हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। आपको समझने में कुछ दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए।